नमस्कार। कंस्ट्रक्टिंग अ 3 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन मैप के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 3 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन मैप के बारे में। तो 3 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन मैप किस तरह से बनाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंत भाग में, लेक्चर के एंड में, मैं आपको जो होमवर्क है तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो लेक्चर के एंड में हम होमवर्क के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं, देखिए, जो लिंकेज ग्रुप के बारे में जो है वो पहले भी हम बात कर चुके हैं। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे फिर से एक बार, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो है is the same as the haploid number of chromosome of the species। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी वनस्पति है, कोई भी, यानी कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्राणी है, तो उसमें लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? तो लिंकेज ग्रुप की जो संख्या है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो भी हमको पता है। देखिए, डिप्लॉइड कंडीशन जो है, डिप्लॉइड कंडीशन में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस में, है ना। और जब हम हैप्लॉइड की बात करते हैं तो क्रोमोसोम का एक ही सेट होते हैं। तो जैसे कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में सारे जो सेल हैं उनमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, और जो स्पर्म और ओवम जो होता है तो उसमें एक ही क्रोमोसोम सेट होता है ना। तो यहाँ पे जो लिंकेज ग्रुप जो है वो क्या होता है? लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू क्या? तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द स्पीसीज। जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, कल्टिवेटेड कॉर्न, जिया मेज, जो मकाई होती है, मक्का। तो मक्का जो है, मकाई जो हम कहते हैं, उसका जो साइंटिफिक नाम है जिया मेज। और जिया मेज जो है, जिया मेज में 10 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 10 पेयर्स यानी कि 20 क्रोमोसोम मकाई में होते हैं, कॉर्न में होते हैं। और इस हिसाब से जो कॉर्न है, कॉर्न में 10 लिंकेज ग्रुप होते हैं, है ना। चलिए, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से। चलिए, फिर ये जो फिगर है, ये फिगर आप देखिए। इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ पे जो लिखा है, ये जो पॉइंट है, देखिए, एन ईयर ऑफ कॉर्न, मकाई का जो कॉर्न होता है, तो ये जो है मकाई के कॉर्न जो होते हैं, ठीक है। तो मकाई का जो कॉर्न है इज अ मिनी जीनेटिक एक्सपेरिमेंट। तो मकाई का जो कॉर्न है वो एक छोटा जीनेटिक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही हम उसको ले सकते हैं। अब देखिए, ईच ईच कर्नल ऑन द ईयर, ये जो है, ये सारे, यानी जो मकाई के जो दाने हैं, जो जिसको हम खाते हैं ना, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? उन दानों को जो है, मेज सीड जो है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। तो ये जो सारे जो कर्नल हैं, ठीक है, तो ईच कर्नल ऑन द ईयर लाइक ईच पी इन अ पॉड। तो जो पॉड की जो बात कर रहे हैं, जो मटर होता है ना, मटर, जो मटर पनीर की जो सब्जी बनती है ना, तो उसमें जो मटर होते हैं, ये मटर, तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है, ये मटर, जिसको यहाँ पे अहमदाबाद में, गुजरात में वटाणा बोलते हैं। तो ये जो है कि जो ईयर में जो कर्नल है वो क्या है, जिस तरह से ये पॉड होती है, ठीक है, उसमें जिस तरह से पी होता है, मटर होता है, उसी तरह से आप उसको समझ सकते हैं। तो हर एक जो कर्नल है वो क्या है? एक सेपरेट सीड है ना, एक स्वतंत्र
बीज के माफिक होता है कर्नल। अब देखिए, अब अब देखिए, और हर एक जो कर्नल है, हर एक कर्नल का जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होता है, तो produced by a fertilization event independent of the event that produce adjacent kernel। हर एक जो कर्नल प्रोड्यूस होता है तो उसका जो निर्माण है वो उसके पड़ोस वाले, उसके बाजू वाले जो कर्नल से उसका जो निर्माण है वो कैसा है, उससे अलग होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स दैट ईच मैच्योर ईयर ऑफ कॉर्न, है ना, जो मकाई का जो भुट्टा है ना, मकाई भुट्टा जो हम बोलते हैं, तो वो जो भुट्टा है ना, तो दिस मीन्स दैट ईच मैच्योर ईयर ऑफ कॉर्न कैरीज हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेनी फॉर एनालिसिस। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मकाई भुट्टा जो है उसमें जो मकाई के जो दाने हैं, जो कर्नल है, ठीक है, मकाई के जो बीज हैं, वो क्या कैरीज हंड्रेड ऑफ प्रोजेनी फॉर एनालिसिस। तो वो जो कर्नल हैं, जो सीड हैं, बीज हैं, उसको हम जमीन में गाड़ देंगे तो उसमें से क्या होगा, नया प्लांट जो है वो बाहर आएगा ना, और वो जो नया प्लांट बाहर आएगा तो उसमें नए नए मक्का, नया कॉर्न प्रोड्यूस होगा, तो उसमें से भी कितने सारे सीड मिलेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जो ईयर ऑफ कॉर्न है उसमें से बहुत सारे जो नए जो पौधे हैं, नई जो प्रोजेनी है वो मिल सकती है एनालिसिस के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा अलग टॉपिक जा रहा है, फिर भी आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए आप, जो मेज का जो प्लांट है ना, मकाई का जो पौधा है, वो यहाँ पे आपको दिखा दिया, यहाँ पे आप देख लीजिए, है ना। तो ये रूट जो है वो आपको दिखा दिए, ठीक है, एक ही मिनट। तो यहाँ पे आप देखिए, ये रूट जो है इस तरह से, स्टॉप, फिर यहाँ पे आप देखिए फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ईयर, फिर स्टाइल्स सिल्क्स, है ना। फिर यहाँ पे आप देखिए ऊपर मेल इन्फ्लोरेसेंस टैसल, फिर उसके जो लीफ होते हैं वो किस प्रकार के हैं वो आपको बता दिए यहाँ पे। अब ये देखिए मेल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको बताएं। अब ये फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। अब ये जो है मैच्योर ईयर आपको बताया। फिर जो सीड कर्नल जो है वो भी आप देखिए, सीड या तो कर्नल, ये इस तरह से बॉटनी ऑफ मेज। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जो पौधा है ये भी,
इस तरह से मैं बता देता हूँ आपको। फिर लीफ, फिर ईयर। देखिए आप ईयर का पोजीशन देख लीजिए, ईयर, टासल। ये अगर आपको जानकारी चाहिए तो टैक्सोनॉमी ऑफ मेज के बारे में है। फिर ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है, 100 ग्राम जो मकाई है उसमें से क्या क्या मिलता है हमारे शरीर को। अब मेज प्लांट जो है उसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे दी है ना। ये अलग अलग जो पार्ट हैं उनके फंक्शन जो है वो यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब देखिए ये प्लांट मॉर्फोलॉजी ऑफ मेज। अगर आप चाहें तो ये इंफॉर्मेशन, अब देखिए थोड़ा रिप्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इससे आपको मेज में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसका भी थोड़ा जो आइडिया है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा, है ना। ये भी फिगर आप देख लीजिए। यहाँ पे भी थोड़े पॉइंट्स हैं। तो इससे क्या है कि आपको जो कॉर्न जो है, कॉर्न में रिप्रोडक्शन जो है उसका आइडिया जो है वो आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल ऑफ मेज जो है वो बताया है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे आप, तो इससे भी आपको जो मेज में रिप्रोडक्शन है उसका जो आइडिया है वो आ जाएगा। ये थोड़ा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप रिप्रोडक्शन के बारे में किस तरह से होता है तो वो आइडिया जो है वो आपको आ जाएगा मेज में रिप्रोडक्शन के बारे में।
ये रूट मॉर्फोलॉजी ऑफ मेज है, ठीक है। रूट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। फिर ये कॉर्न सीड। चलिए अब जो है इतना जो है बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आप एक बार उसको रीड कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन, और मेज में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है तो वो उसका भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उससे। तो अब जो है हम जो हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है उस पे हम आते हैं, कंस्ट्रक्टिंग अ 3 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन मैप के बारे में। अब देखिए, टू इलुस्ट्रेट द इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक लिंकेज and recombination for the purpose of mapping gene order and relative distance, we turn to the use of 3 point test cross analysis। तो हमको क्या करना है, देखिए जेनेटिक लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो है उससे जो डेटा मिलता है उस डेटा का इस्तेमाल करके हमको जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन का जो ऑर्डर है वो डिसाइड करना है, और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उनके बीच का जो अंतर है, जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो हमको ढूंढना है, वो हमको फाइंड आउट करना है ना। और ये हम कैसे करेंगे, तो ये हम करेंगे 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस एनालिसिस करके। चलिए अब दूसरा पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे अब जो मैं डेटा आपको दिखाऊंगा, तो द डेटा प्रेजेंटेड आर बेस्ड ऑन टेस्ट क्रॉसेस। तो हम जो डेटा जो है जिसका आज इस्तेमाल करने वाले हैं वो किसके आधार पे है, तो टेस्ट क्रॉस के आधारित है ये डेटा। और ये डेटा किसके बीच में है, तो देखिए आप, तो बिटवीन अ ऑर्गेनिज्म दैट इज ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। तो द एलील अरेंजमेंट मे बी नोन और मे हैव टू बी डिड्यूस। तो हम एक जो पेरेंट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो कैसा है, ट्राई हाइब्रिड है, और उसमें जो एलील की अरेंजमेंट है या तो हम जानते हैं या तो फिर हमको उसको एलील अरेंजमेंट जो है वो हमको ढूंढनी पड़ेगी। और दूसरा जो उसका पार्टनर है टेस्ट क्रॉस में, दूसरा जो पार्टनर हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो कैसा है, तो वो जो दूसरा जो पार्टनर है वो होता है होमोजाइगस। और ये दूसरा जो पार्टनर है वो होमोजाइगस फॉर द 3 रिसेसिव एलील। 3 एलील, तीन जो उसमें जो एलील हैं, तो वो सारे जो एलील हैं वो कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं, है ना। तो एक जो पेरेंट है, एक पेरेंट कैसा है, ट्राई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है, और दूसरा जो पेरेंट है वो होमोजाइगस है जिसके पास रिसेसिव एलील्स ही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो क्रॉस जो देखने वाले हैं, ठीक है, तो दिस क्रॉस डिजाइन एंश्योर दैट phenotype of test cross progeny will directly reflect the allele contributed during mating by the trihybrid parent। तो तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी जो है ना, तो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी जो हमको मिलेगी, जब हम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी जो है उसको जब हम देखेंगे तो वो कैसे दिखेगी, उसका जो अपीयरेंस है, उसके जो कैरेक्टर हैं, वो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो वो सीधे तौर पे डिपेंड करेंगे उनके ट्राई हाइब्रिड पेरेंट पे। आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 नंबर का जो पॉइंट है उसमें अब देखिए, द ट्रिपल रिसेसिव पेरेंट, जो रिसेसिव पेरेंट है, कैन कंट्रीब्यूट ओनली रिसेसिव एलील। अभी थियरी का जो पॉइंट है, इसलिए फिर जब है एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो आसानी से ये बात जो है हमको समझ में आ जाती है। तो देखिए, तो जो द ट्रिपल रिसेसिव पेरेंट जो है कैन कंट्रीब्यूट ओनली रिसेसिव एलील, जो दूसरा वाला जो पेरेंट है ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में, वो तो क्या करेगा, उसका जो गैमेट है उसमें वो रिसेसिव एलील जो है उसका ही कंट्रीब्यूशन करने वाला है। सो इफ प्रोजेनी एग्जिबिट अ डोमिनेंट ट्रेट, तो अगर प्रोजेनी में हमको डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, डोमिनेंट फिनोटाइप हमको देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ
कि द ट्राई हाइब्रिड पेरेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द डोमिनेंट एलील। तो जो दूसरा वाला जो पेरेंट है, ट्राई हाइब्रिड हेटेरोजाइगस जो पेरेंट है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है डोमिनेंट एलील के लिए, क्योंकि एक जो पेरेंट है टेस्ट क्रॉस में, एक पेरेंट के पास तो सारे एलील जो है वो रिसेसिव ही है। तो प्रोजेनी में अगर डोमिनेंट एलील हम देखते हैं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्राई हाइब्रिड हेटेरोजाइगस पेरेंट करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड इफ प्रोजेनी एग्जिबिट ए रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, प्रोजेनी जो है इसमें अगर ए रिसेसिव ट्रेट है, द ट्राई हाइब्रिड पेरेंट हैज कंट्रीब्यूटेड ए रिसेसिव एलील, ठीक है। तो प्रोजेनी में अगर ए रिसेसिव ट्रेट है तो फिर उसका मतलब क्या कि ट्राई हाइब्रिड पेरेंट जो है उन्होंने ही ए रिसेसिव एलील का कंट्रीब्यूशन किया। तो अब जो 5 नंबर का जो पॉइंट है इसमें हम आते हैं। अब देखिए, अब जो टेबल हम देख रहे हैं और ये जो इंफॉर्मेशन है, तो अब देखिए द डेटा, आज जो डेटा हम देख रहे हैं, तो द डेटा वी डिस्क्राइब आर फ्रॉम 1935 स्टडी बाय रोलिंस इमर्जन ऑफ जेनेटिक लिंकेज इन मेज, ठीक है। तो ये मेज में जो जेनेटिक लिंकेज जो है इसका जो स्टडी किया, वो जो जेनेटिसिस्ट हैं उनका नाम क्या है, रोलिंस इमर्जन, है ना। तो ये जो डेटा है वो 1935 की साल का है ना। तो अब देखिए इमर्जन जो है, इमर्जन जो जेनेटिसिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेस्टेड 3 जीन, उन्होंने 3 जीन का टेस्टिंग किया। एक जो है द जीन प्रोड्यूसिंग द फिनोटाइप ग्रीन सीडलिंग। अब देखना, ग्रीन ग्रीन सीडलिंग का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए ये जो है जमीन है, ये जो है ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल का लेवल है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मकई का जो बीज है, सीड है या तो कर्नल है, उसको हमने बो दिया और फिर इसमें जब ये पानी सूखेगा आसपास से तो फिर इसका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। और जर्मिनेशन होने के बाद जो छोटा सा नया जो प्लांट जो है बाहर आएगा, है ना, छोटा ग्रीन कलर का, एकदम छोटा, है ना, ग्रीन कलर का जो प्लांट बाहर आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम सीडलिंग कहते हैं। तो अब देखना, अब जो ग्रीन सीडलिंग वाला जो फिनोटाइप है, ग्रीन सीडलिंग वाला जो फिनोटाइप है, तो उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके लिए जो जीन है और उसके जो एलील है, तो वो क्या लिखा है आपको, वी डैश। अब ये बात समझना, आप ये वी डैश का मतलब क्या लिखा, या तो आप ये ले लीजिए, इस तरह का जीनोटाइप है पेरेंट का, तो ये क्या हुआ, डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट होमोजाइगस हुआ पेरेंट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्रीन सीडलिंग, ठीक है। और अगर एक रिसेसिव है, ठीक है, तो रिसेसिव जो है, एक डोमिनेंट है और दूसरा जो है ना, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो कैपिटल वी जो है वो किसके लिए लिया है, कैपिटल वी जो है वो ग्रीन, और दूसरा अगर हम यहाँ पे, मैं अगर इस तरह से हम लिखते हैं, ये कैपिटल वी या तो स्मॉल वी, है ना, तो इस तरह से आप समझिए, या तो कैपिटल वी कैपिटल वी, या तो कैपिटल वी कैपिटल वी, या तो कैपिटल वी स्मॉल वी। तो ऐसी जब परिस्थिति है तो सीडलिंग जो है, सीडलिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे, ग्रीन, ठीक है। तो वी जो है, कैपिटल वी जो है वो किसके ऊपर डोमिनेंट हुआ, स्मॉल वी के ऊपर, है ना। अब और तो यहाँ पे देखिए ग्रीन सीडलिंग का जो जीनोटाइप है वो क्या, वी डैश, और जो येलो सीडलिंग है उसके लिए जो जीनोटाइप है वो क्या लिखेंगे हम, है ना, उसका जो एलेलिक कॉम्बिनेशन है स्मॉल वी, दोनों रिसेसिव है। अच्छा, फिर द जीन प्रोड्यूसिंग रफ लीफ, लीफ जो है रफ है, तो उसके लिए आप देखेंगे तो जी, मान लीजिए जी एल, है ना, जी एल और जी एल रहता है पेरेंट में, तो लीफ जो है कैसे रहेंगे, तो लीफ जो है वो रफ रहेंगे, ठीक है। फिर जी एल, ये जी एल है, तो आप देखिए यहाँ पे भी लिखा है जी एल रफ, लेकिन
ये ऐसा रहेगा तो ऐसा होगा तो भी लीफ कैसा, रफ, लेकिन ये हिट हो जाएगी, इस कंडीशन हुई, ठीक है। और अगर इस तरह से आएगा, एलिल कॉम्बिनेशन इस तरह से आएगा, तो आप देखिए, तो फिर क्या, तो ग्लॉसी लीफ जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ग्लॉसी लीफ का मतलब क्या होता है, ग्रीन और शाइनिंग, यानी चमकते और एकदम लिसे, स्मूथ, है ना। तो रफ का मतलब क्या होता है कि जो खरबचड़ा बोलते हैं, है ना, जो सरफेस जो है वो एकदम चिकनी नहीं है ना। तो चिकनी नहीं है, जो सतह जो है चिकनी नहीं है, तो वो रफ है, ऐसा लीफ। और जो सतह जो है, जो जो लीफ है, जो पत्ता है, वो एकदम चिकना है और चमकता हुआ है, तो उसको हम ग्लॉसी लीफ कहेंगे। तो ग्लॉसी लीफ जो है, आप देखिए कब प्रोड्यूस होते हैं, रिसेसिव कंडीशन में। और इसके अलावा नॉर्मल फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी जो है नॉर्मल रहेगी, सामान्य रहेगी, तो क्या लिखा है आपको, कंडीशन क्या बताइए, वी ए, ठीक है। तो डोमिनेंट हो, या तो फिर इस तरह से वी ए आप लिखिए, ठीक है, वी ए और फिर वी ए, तो ये होमोजाइगस कंडीशन हुई। और ये हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस या तो हेटेरोजाइगस परिस्थिति जब रहती है, तो फर्टिलिटी कैसी रहेगी, तो नॉर्मल फर्टिलिटी। और अगर दोनों दोनों वी ए रहे, तो स्मॉल वी ए अगर लिखते हैं, तो फर्टिलिटी जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी, वो वेरिएबल है, बदलाती रहेगी, है ना। चलिए, अब तो ये जो था, ये 5th पॉइंट हमने बात करी। तो अब जो है, एक बार आप जो है पेरेंट जो है इनको भी आप देख लीजिए। अब ये जो टेबल है, इसमें इस टेबल में अब आप पेरेंट जो है, पेरेंट को आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए टेबल के ऊपर जो लिखा है, एमरसन्स 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस एनालिसिस, और ये पेरेंट आप देखिए, ये वाला जो पेरेंट है तो वो देखिए आप, है ना। और ये वाला जो पेरेंट है वो भी आप देखिए। तो इनके इनका इनका जो जीनोटाइप है, ये ऊपर जो है, ये वाला जो है, ये जीनोटाइप है, और ये वाला जो है फिनोटाइप है। इसी तरह से यहाँ पे जीनोटाइप है, और ये जो है ये फिनोटाइप है ना। अब तो एमरसन जो है, अब ये 6th पॉइंट जो है, इसमें आप देखिए एमरसन जो है, इन्होंने क्या किया था, क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग वाइल्ड टाइप प्लांट हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप, ग्रीन सीडलिंग, रफ लीफ एंड नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। और फिर उसमें ये जो है, आप देखिए, ये जो डोमिनेंट फिनोटाइप यहाँ पे जो लिखा है, डोमिनेंट फिनोटाइप ग्रीन सीडलिंग, रफ लीव एंड नॉर्मल फर्टिलिटी, तो वो जो है वो आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बता दिया। और दूसरा जो पेरेंट है वो कैसा है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट। और ये प्योर ब्रीडिंग प्लांट जो है, उसमें आप देखिए, तो रिसेसिव फिनोटाइप कौन से, येलो सीडलिंग, ग्लॉसी लीव, वेरिएबल फर्टिलिटी। तो ये जो है, ये आपको यहाँ पे लिखा है, ये पेरेंट आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, ये जो पेरेंट है, इसमें आप सारे जो हैं वो देखिए आप, है ना। तो अब क्या होगा कि, और यहाँ पे, अब ये जो पेरेंट है, ये पेरेंट के मैं आपको यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। तो आप एक मिनट, कलर हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो पेरेंट है, ये वाले पेरेंट के अगर क्रोमोसोम हमको देखने हैं, तो वो क्रोमोसोम मैं एक अगर लिख देता हूँ ये वाले पेरेंट का, तो आप देखिए, ये वाला जो पेरेंट है, ये एक, और ये दूसरा, ठीक है। और इस पे हमको जो जीन बता देना है, चलिए वी, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल वी, ये वी लिख दिया मैंने, बड़ा वाला वी है, कैपिटल वी लिख दिया, एक जीन यहाँ पे बता दिया हमने। फिर दूसरा जो है जी एल, तो ये जो है कैपिटल जी एल, ये दूसरा मान लीजिए बता दिया हमने, ठीक है। तो वी हो गया, जी एल हो गया, और तीसरा जो है
वो हो गया हमारा कैपिटल वी ए। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, अब अब दूसरा जो है, दूसरा जो क्रोमोसोम है, अब मान लीजिए ये जो पेरेंट है, ये पेरेंटल क्रॉस में ये जो पेरेंट है ये कैसा है, ये मेल है, और ये जो है ये हम एज अ फीमेल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कौन से आएंगे, कैपिटल वी, फिर जी एल, और यहाँ पे वी ए, ये हो गया इतना। चलिए, अब ये वाला जो पेरेंट है, ये वाले पेरेंट का, आप ये वाला जो पेरेंट है ना, ये वाला जो पेरेंट है उसके अगर हमको क्रोमोसोम ड्रॉ करने हैं तो उसके क्रोमोसोम हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पोजीशन हम बता देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्मॉल वी, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जी एल, और यहाँ पे हम लिखेंगे वी ए। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे वी, फिर यहाँ पे जी एल, और यहाँ पे हमने लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी ए। अब क्या करना है, तो अब जो है ये टू एंड कंडीशन मान लेते हैं हम। ठीक है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब जब स्पर्म यानी कि मेल गैमेट जो है वो जो प्रोड्यूस होगा, तो मेल गैमेट में तो हम यही क्रोमोसोम आएगा, मेल गैमेट जो है उसमें ये क्रोमोसोम आएगा, और जो फीमेल गैमेट है उसमें ये क्रोमोसोम आने वाला है ना। तो अब ये मेल गैमेट जो है वो क्या करेगा, ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट को, है ना, फर्टिलाइज करेगा और जायगोट बनेगा। तो जायगोट जो बनेगा, जायगोट बनेगा उसके बाद जो ओवरी है ना, तो फिर वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। तो अब क्या सीड बनेगा, तो अब देखिए आप, तो वो जो सीड बनेंगे उनको, वो सीड जब हम, वो जो सीड मिले उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम F1 पीढ़ी कहेंगे, F1 प्रोजेनी कहेंगे। तो F1 प्रोजेनी जो है, F1 प्रोजेनी में आप देखेंगे तो ये देखिए आप, जो मैंने आपको बताया ये क्या है, F1 हुआ, ये आपका F1 हो गया। तो F1 में आप देखिए एक क्या है, एक जो आप देखेंगे तो ये आप क्रोमोसोम पे जो पोजीशन है वो मैंने अभी आपको बताई, थोड़ा पीछे ले जाके भी आप देख सकते हैं लेक्चर को। तो अभी मैंने जो पोजीशन बताई, एक क्रोमोसोम पे, है ना, एक क्रोमोसोम पे ये 3 वाले और दूसरे क्रोमोसोम पे ये 3 वाले आए, है ना। और फिनोटाइप जो है वो क्या हुआ, फिनोटाइप जो है वो हुआ ग्रीन रफ नॉर्मल। और यहाँ पे ये वाला जो पेरेंट है, अब ये कहाँ से आया, तो अब ये तो F1 है, ठीक है। और अब हम क्या करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में आप ये वाला जो है, ये वाला पेरेंट जो है ये फिर से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो टेस्ट क्रॉस में तो दूसरा जो पेरेंट है तो वो रिसेसिव ही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है, अब हम टेस्ट क्रॉस जो है वो कर रहे हैं। अब टेस्ट क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन रफ नॉर्मल, ये हो गया ट्राई हाइब्रिड हेटेरोजाइगस। और ये वाला जो है तो ये कैसा है, तो ये जो है इसमें इसमें तो ट्राई हाइब्रिड रिसेसिव और होमोजाइगस टाइप के एलील हैं। अब इनका, अब यहाँ पे आपको समझना है, इनके अगर, अब ये टेस्ट क्रॉस इनके बीच में, अब मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाला जो है ये मेल हो गया, और ये वाला जो है ये, अब इसको हम एज अ फीमेल लेते हैं। तो अब इसके जो क्रोमोसोम है, अब इसके जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो पेरेंट है इसके जो क्रोमोसोम है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। चलिए, तो अब फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बता देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल वी, फिर ये जी एल, यहाँ पे कैपिटल वी, जी एल और वी ए, ये हमने वाइल्ड टाइप डोमिनेंट जो एलील है वो बता दिए। और यहाँ पे ये वाला जो क्रोमोसोम है इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, वी, इस पे हम वी करेंगे,
फिर GL, VGL और VGL और VA, इस तरह से बताएंगे। अब ये वाला जो फीमेल पेरेंट है उसमें हम एक क्रोमोसोम हमने ड्रॉ किया, फिर हमने दूसरा जो क्रोमोसोम है वो ड्रॉ करिए। अब इस पे अब इस पे हम अब इस पे हम एलील जो है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल v, फिर GL स्मॉल v, GL और VA हमने बता दिया, ठीक है। और ये वाला दूसरा जो पेरेंट है उसमें तो दूसरा जो क्रोमोसोम है उस पे हम V, GL और VA, ये इस तरह से बता दिया हमने। अब यहाँ पे हमको समझना है कि अब ये वाला जो है ये वाला यानी ये टेस्ट क्रॉस वाला जो मेल है तो वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें एक संभावना क्या है कि भाई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है ना। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो जो मेल गैमेट है उसमें ये वाला और ये वाला इसी टाइप का क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। और अगर क्रॉसिंग ओवर होता है ना, क्रॉसिंग ओवर जो है वो अगर होता है तो फिर और 6 प्रकार के, आप समझिए, दो पेरेंटल हुए और दूसरे जो 6 हैं वो कैसे रिकॉम्बिनेंट जो क्रोमोसोम है वो प्रोड्यूस होंगे, है ना। और ये वाला जो टेस्ट क्रॉस में ये जो पेरेंट है फीमेल, तो फीमेल गैमेट में आप देखोगे तो फीमेल गैमेट में अगर मुझे क्रोमोसोम ड्रॉ करना है तो उसमें तो हमेशा रिसेसिव ही आएंगे, V, GL, VA। और यहाँ से 6+2, यहाँ से जो मेल गैमेट है उसमें हम लिखेंगे, उसमें 8 प्रकार के जो क्रोमोसोम है वो हो सकते हैं, है ना। तो 2 पेरेंटल और 6 जो है वो रिकॉम्बिनेंट, तो वो मिला के अब आप देखिए तो ये जो था ये पूरा जो 6 नंबर का जो पॉइंट था वो आप देख लीजिए, और यहाँ पे ये जो टेबल है वो भी आप देखिए, ये टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी जो है वो देखिए आप, है ना। तो ये जो बातें हैं, 7 नंबर का जो पॉइंट है वो भी आप पढ़ सकते हो किस तरह से ये होता है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है ये पॉइंट जो है ये 7 नंबर में, ठीक है। मैंने ड्रॉ करके भी आपको दिखा दिया, और ये इस तरह से आप देखेंगे तो ये टेबल इस तरह से है, और ये हमको क्या मिल रही है, ये टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी जो है वो मिल रही है इस तरह से। तो ये टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी मिली इस तरह से। फिर ये 8 नंबर का जो पॉइंट है, ये सारे जो स्टेप है वो हमने किए, ठीक है ना। तो ये आपको टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी टेबल में बताई। अब जो है, अब हमको क्या करना है, अब ये जो डेटा है हमारे पास, ये वाला जो टेबल है नीचे, ठीक है। अब ये जो टेबल में जो डेटा दिया है ना, वो डेटा का इस्तेमाल करके आगे वाले जो लेक्चर्स हैं इसमें हमको क्या करना है, जीनेटिक मैप जो है वो हमको बनाना है। जीन और एलील्स की जो पोजीशन है वो हमको डिसाइड करनी है। जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसी टेबल का इस्तेमाल करेंगे हम। फिर जीन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ पे, और पूरा, अब ये जो डेटा है ना, अब इस डेटा को हमको अच्छी तरह से, पहले तो इसको हमको समझना होगा। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्व, ये नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड, फिर ये जीनोटाइप, है ना। तो ये डेटा जो है इसका क्या मतलब निकल रहा है, तो आने वाले जो आगे जो लेक्चर्स अब आएंगे इसके बाद, है ना, तो उस पे सारी जो बातें हैं, ऑब्जर्व नंबर क्या, एक्सपेक्टेड नंबर क्या है टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी में, तो ये किस तरह से आ गया उसकी भी हम बात करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने
तो अब जो है ये आगे वाले जो लेक्चर्स हैं, आगे वाले जो लेक्चर्स हैं, तो ये आगे वाले जो लेक्चर्स हैं इनमें ये सारे जो लेक्चर्स हैं इसी में आप देखेंगे तो ये लेक्चर नंबर 92, 93, 94, 95, 96 ये आने वाले लेक्चर्स हैं। और ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो मेरे जो एंड्रॉयड ऐप है उस पे रहेंगे। आप समझ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें सारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। और एक के बाद ये जो सारे लेक्चर्स हैं तो मेरे ये अपकमिंग लेक्चर्स हैं जो जेनेटिक कोर्स के लिए। और दूसरी बात जो मैं आपको होमवर्क की जो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये होमवर्क जो है, तो ये होमवर्क में मैं आपको जो 57 आज जो है आपका होमवर्क मैं जो दे रहा हूँ तो 57 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर। तो ये जो लेक्चर मैंने लिया, ये लेक्चर में जो रेफरेंस बुक मैंने इस्तेमाल करी है ना, मैंने 2 रेफरेंस बुक इसमें इंक्लूड किया है। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जो मेज में बीच में जो इन्फॉर्मेशन बताई, तो दोनों जो बुक मैंने इस्तेमाल करी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये होमवर्क जो है, ये होमवर्क का जो फाइल है पीडीएफ फॉर्म में, तो वो आप जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को ये सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।